हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे थर्ड पेपर के अंतर्गत आने वाली इकाई 8, जिसका नाम है ऊर्जा। अर्थात इस इकाई के अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे कि ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है और स्रोतों के आधार पर ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, उसका वर्गीकरण क्या हो सकता है। साथ ही साथ ऊर्जा के लिए हमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से हम ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं और किस तरीके से हम ऊर्जा का प्रबंधन कर सकते हैं, और सरकार ने, भारत सरकार ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ऊर्जा के प्रबंधन के लिए आखिर क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं। साथ ही साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही पाएं, साथ ही साथ भविष्य के लिए भी ऊर्जा को संरक्षित अवस्था में रख सकें। तो इन सभी का समग्र रूप से अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। यदि हम बात करें कि इस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आने हैं, तो जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रत्येक यूनिट, जैसे कि थर्ड पेपर को 10 यूनिट में बांटा गया है और 10 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो जो इकाई 8 है, जो ऊर्जा के अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत भी आपसे 30 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, 2 प्रश्न होंगे 5 नंबर के और 1 प्रश्न होगा 11 नंबर का। तो इस तरीके के प्रश्न आपके इकाई 8 से पूछे जाने हैं। बात कर लेते हैं कि आपको इस इकाई के अंतर्गत आखिर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अर्थात आयोग ने आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक ऊर्जा के अंतर्गत समाहित किए हुए हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है, उसके अंतर्गत ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करना है। साथ ही साथ पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा का अर्थ क्या है, अर्थात जो ऊर्जा स्रोत हैं, जो पारंपरिक हैं और गैर पारंपरिक हैं, उनका अर्थ क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अर्थात उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। साथ ही साथ पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं, उनमें अंतर का आपको अध्ययन करना है। अर्थात पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे उसका अर्थ हो, चाहे उसकी परिभाषा हो, चाहे उसके उदाहरण हो और चाहे उन दोनों में अंतर हो, उसे एक टॉपिक के अंतर्गत रखा गया है। अगले टॉपिक के अंतर्गत आपको ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण और साथ ही साथ रख रखाव का अध्ययन करना है। चूंकि ये टॉपिक यदि आप पढ़ेंगे, तो जब आप ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा प्रबंधन को पढ़ते हैं, तो इसके साथ ही इसके सब टॉपिकों में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम इनका अध्ययन थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से इनके अंतर्गत ही करेंगे। आयोग ने आपके लिए अलग से की पॉइंट दे दिए हैं, अर्थात इसका मतलब यह हो सकता है, या तो आयोग यहां से सीधे सीधे प्रश्न बना के आपसे पूछ लेगा, या फिर आपसे ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित ही प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान रखिए, इनमें बहुत सारे पहलू आते हैं, चाहे ऊर्जा प्रबंधन हो, चाहे ऊर्जा दक्षता हो, लेकिन उनके अंतर्गत भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आयोग ने अलग से महत्वपूर्ण करके आपको अंकीकृत किए हुए हैं कि आपको ये पॉइंट अलग से ही पढ़ना है और इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरे बिंदु के तौर पर ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां आखिर हैं क्या क्या, अर्थात ऊर्जा के लिए जब आप रणनीति बनाते हैं, ऊर्जा प्रबंधन के लिए जब रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आती हैं, आपको इसका भी विस्तृत तौर पर अध्ययन करना है। साथ ही साथ ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, वैकल्पिक स्रोतों से मतलब क्या होता है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो ना तो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, अर्थात इनके भंडारण बहुत अधिक होते हैं, साथ ही साथ इनके बहुत अधिक उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, और साथ ही साथ इन्हें रिसाइकिल भी किया जा सकता है, इनका पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। तो ऐसे वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान परिदृश्य में क्या स्थिति है, साथ ही साथ भविष्य की क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि हम उनका अधिक से अधिक उपयोग कर पाएं। अब इनके अंतर्गत भी आयोग ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आपको वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाओं के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन करना है। तो उसके अंतर्गत आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन, इन प्रकार की ऊर्जाओं का
अध्ययन करना है। तो इस तरीके से आयोग ने आपके मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र 3 है उसके अंतर्गत 8वीं यूनिट के अंतर्गत सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है कि 8वीं इकाई जो ऊर्जा से संबंधित है उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से पहलुओं का अध्ययन करना है। तो क्लियर हुआ, इसमें आपको 4 टॉपिक का अध्ययन करना है। 4 टॉपिक हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले में आपको ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करना है, जिसमें उसकी अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर का अध्ययन करेंगे। दूसरे में हम ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण और साथ ही साथ रख रखाव का अध्ययन करेंगे। और तीसरे टॉपिक में हम ऊर्जा रणनीति से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हैं इनका अध्ययन। और चौथे टॉपिक के अंतर्गत हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन है, उनकी वर्तमान स्थिति के साथ साथ भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। अब हम थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं 2014 का जो सिलेबस 2019 तक चला आ रहा था उसमें, और 2020 में जो नया सिलेबस ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों, जो पुराना सिलेबस था उसमें सीधे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत दिए गए थे, अर्थात आपको उनको डिटेल में पढ़ना था। लेकिन यहां पर जो ऊर्जा के जीवाश्म ईंधन से संबंधित अर्थात जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनका विस्तृत में जो डिटेल है वो आपको 10वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। और जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, जिन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं या अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, उनका अध्ययन आपको ऊर्जा के अंतर्गत करना है। साथ ही साथ जो 2014 का सिलेबस था वहां पर यह डिफाइन नहीं किया गया था कि परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा, अर्थात आपको सब कुछ उसके अंतर्गत पढ़ना होता था। लेकिन यहां पर डिफाइन किया गया है कि आपको पहले टॉपिक के अंतर्गत ये सारी चीजें, ये 4 चीजें पढ़नी है, जिसमें इसका अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर, इनको आपको डिफाइन करना है। फिर वहां पर ऊर्जा प्रबंधन को आपको पढ़ना था, लेकिन यहां पर ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता के अंतर्गत भी टॉपिक को डिफाइन किया गया है कि इनके अंतर्गत भी आपको किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ ऊर्जा रणनीति से संबंधित जो मुद्दे और चुनौतियां हैं, इनका सही तरीके से डिफाइन पिछले सिलेबस में नहीं किया गया था, लेकिन जो नवीन सिलेबस है इसमें डिफाइन करके इसको सही तरीके से दिया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जो वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं हैं, इस तरीके का जो सिलेबस है वह 2018 में नहीं 2014 से 19 के बीच वाले सिलेबस में नहीं था। लेकिन नवीन सिलेबस में आपको ये चीजें तो पुराने में भी थी, लेकिन यहां पर जो उनकी वर्तमान स्थिति है और भविष्य की संभावनाएं हैं ये अलग से ऐड कर दिया गया है, अर्थात आपको अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं के साथ साथ इसका अध्ययन करना है। तो इस तरीके से कुछ अंतर आया है सिलेबस में, जिसको आपको समझना होगा और उसके अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी होगी। ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा संबंधित चीजें हैं पिछले सिलेबस में मध्य प्रदेश के ऊर्जा स्रोत और भारत के ऊर्जा स्रोत और विश्व के ऊर्जा स्रोत आपको कंबाइन करके पढ़ने होते थे, लेकिन अब इनको अलग अलग कर दिया गया है 2019 में। मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा स्रोत हैं, चाहे वह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो चाहे वह गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो, उनके लिए आपकी जो पेपर फर्स्ट का खंड वाह है उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का पोर्शन है उसके अंतर्गत रख दिया गया है, अर्थात मध्य प्रदेश से संबंधित जो ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वह पारंपरिक हो और गैर पारंपरिक हो, चाहे उसमें सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, महासागरीय ऊर्जा हो, कुछ भी हो। महासागर तो मध्य प्रदेश से नहीं लगा है, लेकिन हम उसके अंतर्गत जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन का अध्ययन करते थे, तो उसे हम अब फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसमें हम तापीय ऊर्जा और जल ऊर्जा का अध्ययन करते थे, उसका अध्ययन भी अब आपको पहले पेपर के खंड वा के अंतर्गत ही करना है। अर्थात यहां अब हम थोड़े से विस्तृत लेवल पर अध्ययन करेंगे, भारत और विश्व के लेवल पर इसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ, इस तरीके से आपका सिलेबस डिफाइन है। अब हम बात कर लेते हैं आज के पहले टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमें ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर का अध्ययन करना है। लेकिन इसके अध्ययन से पहले हमें यह तो समझना होगा कि जो हमारा टॉपिक का नाम है ऊर्जा, तो वास्तव में ऊर्जा होती क्या है। तो आप ही खुद सोचिए कि ऊर्जा क्या होती है। जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं
तो कार्य कैसे करते हैं? आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है ना जो आपको वह शक्ति प्रदान करता है। तो वही जो आपको शक्ति प्रदान करता है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा। अर्थात जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी क्षमता को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। हम बोलते हैं ना कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी कार्य कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं कितना एनर्जेटिक पर्सन है, इसमें कितनी ज्यादा ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। अर्थात कार्य करने की जो क्षमता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति कार्य कर पाता है, हार्ड कार्य या सॉफ्ट कार्य, कोई भी कार्य हो उसको सही तरीके से कर पाता है, तो उसी क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा टॉपिक आप फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। यदि 3 नंबर में आपसे ऊर्जा की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻7 अर्ग। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। जो ऊर्जा के प्रकार हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ऊर्जा के प्रकार हैं। कोई भी वस्तु जब गति अवस्था में हो रही होती है, अर्थात उसकी अवस्था जो है गति में चल रही होती है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जो उसकी स्थिति के कारण, मान लीजिए एक जगह कोई चीज रुकी हुई है, तो उस स्थिति के कारण जो उसके अंतर्गत ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो यदि आपसे ऊर्जा के विषय में पूछा जाए तो ये कुछ फैक्ट हैं वो आप याद रख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। अब बात कर लेते हैं हम ऊर्जा स्रोत या संसाधनों का वर्गीकरण की ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, या उनका क्या क्या संसाधन है जिनसे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी किसके आधार पर? उपयोग और प्राप्ति के आधार पर, कि आप ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं और उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा स्रोत और संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। वो आधार कितने हो सकते हैं? लगभग 4 आधार हैं। कौन कौन से हैं? पहला आधार जो होता है उसमें हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं। किस किस की बात करते हैं? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। अर्थात ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन पर जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, अर्थात जिन पर हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति से उन ऊर्जा स्रोतों को प्राप्त करते हैं, उनका उत्खनन करके उन्हें निकालते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। यह प्रकृति में उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें जैसे कि हाइड्रोकार्बन आते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन किस किस में पाया जाता है? जीवाश्म ईंधन में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें आती हैं। जीवाश्म ईंधन को हम बहुत डिटेल में कहां पर पढ़ेंगे? 10वीं यूनिट में पढ़ेंगे। यहां पर मैं बता देता हूं कि जो भी जीवाश्म क्या होता है? जीवों के सड़ने गलने, ध्यान रखिए, जीव हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, इनके सड़ने और गलने से जिस तत्व का निर्माण होता है उसे जीवाश्म कहा जाता है। और उस जीवाश्म से जिस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है उसे जीवाश्म ऊर्जा कहा जाता है या जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और ध्यान रखिए, जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं उनमें हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो यदि आपको पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन किस किस में पाया जाता है, तो जीवाश्म ईंधन में पाया जाता है। और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कोयला आता है, प्राकृतिक तेल आता है और प्राकृतिक गैसें आती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? बायोमास आता है, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध जो चीजें होती हैं, वनस्पति होती है, उसके सड़ने गलने से हम कुछ ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जैसे गन्ने की खोई से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बायोमास से प्राप्त ऊर्जा। तो इसमें भी हम क्या है? प्रकृति पर ही निर्भर है, प्रकृति से ही इसे प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ रेडियोधर्मी पदार्थों से प्राप्त परमाणु ऊर्जा, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इसके माध्यम से हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये तत्व कहां से निकाले जाते हैं? प्रकृति से ही निकाले जाते हैं। जैसे कि केरल की मोनेजाइट जो बालू है उससे हम थोरियम का उत्खनन करते हैं, थोरियम को निकालते हैं, और इसका हम सही तरीके से उपयोग करके परमाणु ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी कहां से प्राप्त हो रही है? हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है। इसी तरीके से भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूमि के अंदर जब हमने पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, आगे जाके हम 10वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ते हैं भूगर्भ शास्त्र में, जब आप भूगर्भिक शास्त्र के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी
ऊर्जा उपस्थित है जिसके माध्यम से जो चट्टानें हैं वह गलित अवस्था में है, तरल अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में है, तो उसके माध्यम से वह ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो निकलती है। तो वो जहां से निकलती है उस ऊर्जा का भी हम उपयोग कर पाते हैं। तो उस भूतापीय ऊर्जा वो भी हमें कहां से प्राप्त हो रही है? प्रकृति से प्राप्त हो रही है। तो वो भी किसके अंतर्गत आएगी? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही प्राकृतिक तत्व जैसे कि जल के माध्यम से हम जलीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, बड़े बड़े टरबाइन लगा के उसको हम बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही जो वायु होती है, वायु की गति में हम जो पवन ऊर्जा है उसमें बहुत बड़े बड़े पवन चक्कियों को लगाकर उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी हम क्या कर रहे हैं? सीधे के सीधे प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके अंतर्गत आती है? वह आती है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। उसी तरीके से सूर्य की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो भी क्या होती है? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है, अर्थात वो भी हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्रोत या ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हमें प्रकृति से उपलब्ध होते हैं वह प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, बायोमास, रेडियोधर्मी पदार्थों से प्राप्त परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त काइनेटिक ऊर्जा और सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ 5 नंबर में इनमें अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में अंतर क्या है। तो चलिए, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत तो हमने देखा कि जिस पर हम प्रकृति पर निर्भर हैं, प्रकृति से जिन्हें प्राप्त कर रहे हैं, वो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीयक ऊर्जा स्रोत क्या होंगे? जिन ऊर्जा स्रोतों में हम निर्भर किस पर होते हैं? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत। अर्थात प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के इनके माध्यम से हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। इन्हें प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों के उद्योगों के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। अब जो ऊर्जा स्रोत हैं इन्हें हम उद्योगों के माध्यम से परिवर्तित करके कोई नई ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उन्हें ही क्या कहते हैं? हम द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे इसमें हाइड्रो ऊर्जा आती है। यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर जल ऊर्जा आ रही थी, लेकिन जल ऊर्जा के अलावा जो जल का यदि हम विखंडन कर देते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो वहां हाइड्रोजन के माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हाइड्रो ऊर्जा कहते हैं। तो वह द्वितीयक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगी। उसी की तरीके से संपीड़ित ऊर्जा, यहां पर हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक गैसें, जो कि प्राकृतिक गैसें होती हैं, ये देखिए प्राकृतिक गैसें जो कि हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ रही थी, यदि हम उसे संपीड़ित करके उसका सही तरीके से ऊर्जा में उपयोग करें, जो कि कम हल्की और कम जगह पर व्यवस्थित हो जाती है, तो उसके माध्यम से यदि हम प्राप्त करें तो वह द्वितीयक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाएगी। उसी तरीके से पवन ऊर्जा, यहां ध्यान रखिएगा अपन ने जल और पवन ऊर्जा की काइनेटिक ऊर्जा की बात की थी, लेकिन यदि हम उद्योगों के माध्यम से इसे संशोधित करके इसका उपयोग करें तो जो पवन ऊर्जा होगी वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? द्वितीयक ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत होते हैं। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जिनके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हों और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत जिनके लिए हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों पर डिपेंड हों या उनके माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करें। ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है। 3-3 नंबर में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत का हम अध्ययन करते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बाजार में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं, अर्थात जिनकी हम खरीद और बिक्री कर सकते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि विद्युत की हम खरीद बिक्री कर सकते हैं, विद्युत को हम खरीदते हैं, बिल पे करते हैं कि नहीं करते हैं आप। दूसरा, कोयला भी क्या करते हैं? आप खरीद सकते हैं, कोयले को आप बेच सकते हैं। तो इनकी क्या होती है? मार्केट में इनका लेन देन होता है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनको हम खरीद सकते हैं, उनकी बिक्री कर सकते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो विद्युत हो गई, कोयला हो गया, परिष्कृत पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब जो हैं, इनके उत्पाद जो हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में यह औद्योगिक, कृषि एवं व्यापार विकास का आधार है। अर्थात उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, इनके लिए हम यदि उपयोग करते हैं ऊर्जा के माध्यम से किसी संसाधन का, तो वो होते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। हम इनका ही उपयोग करते हैं। आप जब परिवहन कर रहे होते हैं, वाहनों को चला रहे होते हैं, तो आप उसमें पेट्रोलियम के उत्पाद, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसका उपयोग करते हैं। यदि आपको भारी भरकम ट्रेनें चलानी होती हैं, तो ट्रेनों में या तो आप कोयले के माध्यम से ट्रेनें चलती हैं या विद्युत के माध्यम से ट्रेनें चलती हैं, तो परिवहन में भी इनका उपयोग करते हैं। यदि आप बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, तो उद्योग को भी या तो आप कोयले के माध्यम से चलाते
हैं या बिजली के माध्यम से चलाते हैं, तो उनमें भी आप किसका उपयोग करते हैं, इन्हीं वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों का काम करते हैं। कृषि की बात करते हैं तो कृषि में सिंचाई के लिए आपको मोटरों को चलाना होता है, तो जो पंप होते हैं उन्हें चलाने के लिए भी आप किसका उपयोग करते हैं, कृषि के लिए आप या तो विद्युत पंपों का उपयोग करते हैं या डीजल और पेट्रोल पंपों का उपयोग करते हैं। तो इसमें भी आप किसका उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पादों का, कोयले का या विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात वर्तमान में चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, इसके विकास की जो आधारशिला है वह कौन रखते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत रखते हैं। यदि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत की बात करें, जो स्थानीय लेवल पर बगैर लेन देन के उपलब्ध हो जाते हैं, जिन्हें बाजारों में ना तो बेचा जा सकता है ना उन्हें खरीदा जा सकता है, ऐसे ऊर्जा स्रोत किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। जो बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं होते, ऐसे ऊर्जा स्रोत किस में आते हैं, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में आते हैं। जैसे कि जलाऊ लकड़ी। अब आप बोलोगे सर हमारे गांव में तो जलाऊ लकड़ी बेची जाती है गट्ठे गट्ठे बना के, लेकिन ये गांव में बेची जाती है, मार्केट में इनका लेन देन नहीं होता। तो जलाऊ लकड़ी हो गया। गोबर, अब गोबर कैसे, गोबर दो प्रकार से इसका ऊर्जा में उपयोग किया जा सकता है, या तो गोबर को घोलकर गोबर गैस बना दिए जाते हैं या फिर गोबर को सुखाकर उसके कंडे बना दिए जाते हैं। तो दोनों माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गन्ने की खोई हो जाती है, चावल की भूसी हो जाती है, इनके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृषि अपशिष्ट ये सभी चीजें क्या होती हैं, इनका ना तो मार्केट में लेन देन होता है और ना ही ये बड़े बड़े उद्योग में उपयोग में लाए जाते हैं। आप सोचोगे कि गोबर के माध्यम से हम बहुत बड़े उद्योग में ऊर्जा प्राप्त करा दें, तो नहीं, आप सिर्फ जो घरेलू काम हैं उनके लिए इनसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। घर में ऊष्मा दिलाने के लिए आप जलाऊ लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। घर में खाना पकाने के लिए या फिर ऊर्जा के लिए लैंप के रूप में आप गोबर गैस का या गोबर का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कृषि अपशिष्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग कहां पर होता है, घरेलू स्तर पर होता है। और यदि हम बड़े स्तर पर चाहे कृषि की बात करें, चाहे उद्योग की बात करें, चाहे आवागमन की बात करें, व्यापार की बात करें, तो उन सभी में किसका उपयोग होता है, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग होता है। अब यदि हम तीसरे आधार पर ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण करें तो उसमें आते हैं नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय या क्षय ऊर्जा स्रोत। इनमें अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। नवीकरणीय अर्थात जिनकी खोज अब वर्तमान में की जा रही है, भविष्य के लिए उन्हें खोजा जा रहा है। साथ ही साथ अक्षय अर्थात जिनका क्षय नहीं होता, जो निरंतर बने रहते हैं, अर्थात इनके भंडारण कैसे हैं, असीमित है, इन्हें समाप्त होने का डर नहीं है। ऐसे ऊर्जा स्रोत किसके अंतर्गत आते हैं, नवीनीकरण या अक्षय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम पुनः या सतत रूप में कर सकते हैं, अर्थात जिनका उपयोग फिर से हम कर सकें या सतत रूप में लगातार इसका हम करते रह सकें, वैसे ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये कैसे होते हैं, असीमित होते हैं, अर्थात असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका भंडारण यदि हम इनका दोहन करेंगे, इनका उपयोग बहुत ज्यादा करेंगे तो यह भविष्य में, आने वाले भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो ये समाप्त होने वालों में से नहीं है और इन्हें अब खोजा जा रहा है, अर्थात ये नवीकरणीय हैं। इन्हें वर्तमान में इन पर संशोधन करके या इन पर खोज करके इन्हें और नए नए ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों को खोजा जा रहा है। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि बायोडीजल आता है, जिसे आप रतन जोत या जेट्रोफा के पौधों से प्राप्त करते हैं। इसमें बायोगैस आता है, जिसे आप गोबर गैस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसमें बायोमास आता है, जिसमें आप गन्ने की खोई या अलग जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आती हैं। इनके आप देखेंगे तो भंडारण कैसे हैं, असीमित हैं। ना ही तो भूतापीय ऊर्जा का भंडारण समाप्त होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा के भंडार हैं। ना ही पवन कभी समाप्त होने वाली है, पवन लगातार चलती रहती है। और ऐसा नहीं है कि इस एक बार पवन जो निकली हमने उसका उपयोग कर लिया तो दोबारा उस पवन का उपयोग नहीं कर सकते, वो पवन खत्म थोड़ी होती है। ये तो आपके टरबाइन को घुमाने का काम करती है, तो इनका क्षय नहीं होता है। कैसे होते हैं, अक्षय होते हैं। ऐसे ही जल, जल के माध्यम से भी हम विद्युत प्राप्त कर लेते हैं। जब ऊपर से कोई जल नीचे गिर रहा होता है तो हम यहां पर टरबाइन को लगाकर उनको घुमाकर
क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जनरेटर को चला सकते हैं। तो ये जल भी जब इनके ऊपर से गुजरता है तो समाप्त थोड़ी होता है, इनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसी जल को ऊपर ला के फिर से पटक सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे हैं, असीमित हैं, इनके भंडारण कैसे असीमित हैं, कभी भी भविष्य में समाप्त होने वालों में से नहीं है। साथ ही साथ इनके उपयोग से पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं होता है, अर्थात इनसे कोई भी ऐसी प्रदूषककारी गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। इसी तरीके जो सूर्य है, जो कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, उसकी ऊर्जा भी समाप्त होने वाली नहीं है। उससे जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उसके माध्यम से आप विद्युत के रूप में, या फिर जो सोलर पॉइंट हैं आपके, या फिर सोलर कुकर है, उसके माध्यम से आप भोजन वगैरह भी पका सकते हैं। सोलर सेल के माध्यम से आप विद्युत भी उत्पादन कर सकते हैं। तो ये कैसे असीमित हैं। ऐसे जो बायोमास है, बायोगैस है, बायोडीजल है, इसका आप उत्पादन लगातार करते रह सकते हैं और इनके उत्पादन कैसे होते हैं, आसानी से हो जाते हैं, और इनके भंडारण कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय और अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम अनवीकरणीय और क्षय ऊर्जा स्रोत, अर्थात ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम बहुत पहले समय से ही करते आ रहे हैं और जिनके भंडारण सीमित हैं। यदि इनका दोहन हम बहुत अधिक मात्रा में करेंगे तो इनके भंडारण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इनके अधिक उपयोग करने से पर्यावरण को भी प्रदूषण होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है जिनका पुनः उपयोग या सतत रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय और क्षय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अर्थात एक बार यदि हमने उनका उपयोग कर लिया तो दोबारा हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। एक बार जब उनका उपयोग कर लिया वो समाप्त हो जाएंगे, फिर दोबारा ना तो हम उन्हें बना सकते हैं, ना ही उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सतत हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात लगातार हम उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके भंडारण सीमित हैं। इनके अंतर्गत जैसे कि खनिज संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, इनके जो भंडारण है पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है। अत्यधिक दोहन करने से, अत्यधिक उपयोग करने से इनसे पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। ऐसे ही जो परमाणु ईंधन है, परमाणु ईंधन क्या है, खनिज जो यूरेनियम है वो खनिज संसाधन के रूप में आपकी पृथ्वी के अंदर मौजूद है। लेकिन यदि आपने इसका उत्खनन ज्यादा मात्रा में किया तो इसके जो भंडारण है वो किस में आ जाएंगे, वो भंडारण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो समझ में आया आपको अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में अंतर और इनकी विशेषता। यदि मान लीजिए आपको अंतर लिखने के लिए आ जाए, इनमें विशेषताएं लिखने के लिए आ जाएं, तो आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो बनेंगे ये 5 नंबर या 3 नंबर में ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां से लेंथी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, ठीक है। कैसे बनेंगे, अति लघु उत्तरीय 3 नंबर में, जिसमें आपको 10 शब्दों में या 1 लाइन में उसका आंसर लिखना होगा, या फिर 50 शब्दों या 5 या 6 लाइनों में इनका आंसर लिखना होगा, जिसमें इन दोनों में ही अंतर पूछा जा सकता है। चौथे आधार पर वर्गीकरण करें तो वह होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कौन कौन से होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। चलिए, तो अब यहां से अपना सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें आपको परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत उसका अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर का अध्ययन करना था। तो इनको हम धीरे धीरे एक एक करके लेते हुए चलते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर प्रारंभ से ही करता आ रहा है। अर्थात मानव ने जब से ऊर्जा का उपयोग करना प्रारंभ किया है, वह ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है, इन्हीं स्रोतों से प्राप्त कर रहा है। अर्थात ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से बहुत प्राचीन काल से ही इनका उपयोग करता चला आ रहा है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं, वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग मानव ने पिछले कुछ वर्षों से ही प्रारंभ किया है एवं वे विकास की प्रक्रिया में शामिल है। अर्थात उन्हें और भी खोजा जा रहा है और अभी उन पर विकास करना भी बाकी है, उन पर विकास की प्रक्रिया चल रही है। अब यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसकी परिभाषा क्या है, वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग दीर्घकाल से हो रहा है, जिनके भंडारण सीमित हैं एवं अति दोहन से पर्यावरण प्रदूषण होता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, परंपरा से आप करते आ रहे हैं, जैसे कि हो गया कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गए, उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इनका उपयोग बहुत पहले समय से ही कर रहे हैं हम। दूसरा, इनकी खोज के लिए कोई वैज्ञानिक तकनीकों की भी आवश्यकता नहीं है कि बहुत वैज्ञानिक रिसर्च के बाद इन्हें हम अलग से संशोधित करके प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम उत्खनन के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घ काल से इनका हम उपयोग करते आ रहे हैं। साथ ही साथ इनके भंडारण जो पृथ्वी के अंदर हैं
वो सीमित है। जैसे कि हमने कोयला या प्राकृतिक गैस या जो जीवाश्म ईंधन थे, इनका हमने देखा था कि इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, लाखों सालों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसमें बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले जो फर्ण के विशाल जंगल थे या फिर जो दलदल था उसके दबने से, परतदार चट्टानों के बनने से उनका निर्माण हुआ है। तो जब उनका निर्माण किसी जंगल के दबने से हुआ है तो वह जंगल सीमित मात्रा में ही रहे होंगे, और जब हजारों वर्षों में इनका निर्माण हुआ है और यदि हमने इनका उत्खनन कर लिया तो अब जो नया कोयला बनेगा उसके लिए भी हजारों साल लग जाएंगे। अर्थात इसके भंडारण ऐसे नहीं है कि लगातार बनते रहें, इसको बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इनके भंडारण क्या होते हैं, सीमित होते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होती है। इनके जलाने से विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरीके की गैसें उत्पन्न होती हैं। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो ये विशेषताएं जिनमें भी पाई जाती हैं वह क्या कहलाते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण में देखें तो जैसे जीवाश्म ईंधन, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आती हैं। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों में जैसे लकड़ी और कोयला हो गया, इनको भी जलाने से क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषण होता है। वैसे ही बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, कौन सी जल विद्युत परियोजना, बड़ी जल विद्युत परियोजना, जो बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं और उनसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, वह भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो वे ऊर्जा स्रोत जिन्हें नवाचारों के द्वारा विकसित किया जा रहा है, अर्थात अब हम नए रिसर्च के माध्यम से उन्हें क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, जिससे ना तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिनके भंडारण बहुत असीमित होते हैं, और जिनके भंडारण क्या होते हैं, असीमित होते हैं, जिनके अति दोहन से ना तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये क्या कहलाते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे लघु विद्युत जल परियोजनाएं जो 25 मेगावाट से कम की होती हैं। इससे क्या होता है, ना तो हमें बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना होता है। यहां पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो देखिए, जब आप बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बनाएंगे तो उसके लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना होगा, और जब आप बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं देखने को आती हैं। एक तो जल भराव क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे उस जल के अंतर्गत जो पेड़ पौधे आते हैं उन्हें आपको काटना होता है, और नहीं भी काटते तो वह जलमग्न होकर खराब हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा, यह जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, इनसे भूकंप के कारण जो है भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, साथ ही साथ बाढ़ आने की भी संभावना बनी रहती है। और दूसरा क्या होता है, जो जल के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जो नदियां चल रही हैं, यदि आप इनको रोक देंगे, इनके पानी को रोक देंगे, तो जो आगे का स्थान है वह कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, उसके लिए सही तरीके से जल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से भी क्या होते हैं, ये परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गैर परंपरागत के अंतर्गत जो छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो 25 मेगावाट से छोटी होती हैं, इनके लिए ना तो आपको जल का ज्यादा भंडारण करना होता है और ना ही इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो क्लियर हो गया। ऐसे ही जो परमाणु खनिज होते हैं, परमाणु खनिज भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा इसकी रिसर्च के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं उदाहरण दोनों के। क्लियर हो गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके अंतर की। तो अंतर में पहला अंतर जब आपको लिखने के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा, ये अंतर आपसे 200 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। 3 नंबर में आपसे अर्थ पूछा जा सकता है, परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं और उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो अंतर आता है तो पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं, वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम परंपरागत या पारंपरिक तौर से करते चले आ रहे हैं वह परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें हम नवीन अन्वेषण के द्वारा जिनकी खोज कर रहे हैं और जो विकास की प्रक्रिया से अभी जुड़े हुए हैं उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमने जस्ट अभी पढ़ी है, दूसरे पॉइंट में हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम बहुत पहले समय से पारंपरिक तौर से करते आ रहे हैं। इनके जो भंडारण होते हैं वो सीमित होते हैं और इनके अत्यधिक दोहन करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। यदि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो इसकी परिभाषा में क्या होते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें अभी नवीन समय में खोजा जा रहा है, जिसके भंडारण असीमित हैं, जिसके ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक है और इनके अत्यधिक उपयोग करने से इनसे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। प्रकृति की बात करेंगे तीसरे पॉइंट में कि प्रकृति क्या होती है, तो जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं वह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो आपके अनवीकरणीय अर्थात जो
परंपरागत अर्थात जो क्षय होते हैं, जिनका क्षय हो सकता है, उनकी प्रकृति के समान ही इनकी प्रकृति होती है। तो जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की प्रकृति होती है वही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की प्रकृति होती है, और जो नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोतों की जो प्रकृति होती है वही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की प्रकृति होती है। उपलब्धता की बात करते हैं तो यह सीमित होते हैं, अर्थात इनका ज्यादा उत्खनन करने से यह धीरे धीरे इनके भंडारण समाप्त हो जाएंगे। और ये कैसे होते हैं? असीमित होते हैं। आप सौर ऊर्जा को देख लीजिए, पवन ऊर्जा को देख लीजिए, जल ऊर्जा को देख लीजिए, तो इनकी मात्रा कैसी होती है? भरपूर होती है, बहुत असीमित इनके भंडार होते हैं। दहन, यदि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दहन करते हैं, उनको जलाते हैं, तो इससे क्या होता है? बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण होता है। लेकिन यदि हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को यदि जलाते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसी तरीके से उपयोग की बात करें तो पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं इनका उपयोग औद्योगिक या वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है या वाणिज्यिक उपयोग में किया जाता है। लेकिन यदि हम गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो इसका उपयोग हम घरेलू कार्यों में कर सकते हैं, और उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। किस किस में? घरेलू कार्य और उद्योगों में भी इसका उपयोग हो रहा है। नवीन अन्वेषण के द्वारा हम अधिक से अधिक ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी तकनीकी इतनी विस्तृत नहीं हो पाई है कि हम पूर्णतः इस पर डिपेंडेंट हो जाएं। इसीलिए अभी हम जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कि चाहे कोयला हो, प्राकृतिक गैसें हो, पेट्रोलियम हो, उन पर भी निर्भर हैं, और साथ ही साथ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसमें रतनजोत, जेट्रोफा, ये बायोडीजल वगैरह आ जाते हैं, बायोमास वगैरह आ जाते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये ऊर्जाएं आ जाती हैं। इन पर भी हम धीरे धीरे डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा रहे हैं। रखरखाव और परिवहन की बात करें तो जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं उनमें रखरखाव में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, साथ ही साथ परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी इनमें बहुत ज्यादा समस्या आती है। चाहे कोयला हो, चाहे प्राकृतिक गैसें हो, चाहे तेल हो, उसको भी, तेलों को तो और गैसों को तो हम पाइपों के माध्यम से उनका परिवहन कर सकते हैं, लेकिन इनके रखरखाव में बहुत ज्यादा आपको सावधानियां बरतनी होती हैं, साथ ही साथ खर्चा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कोयले में क्या होता है? परिवहन में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, चाहे बायोमास हो, बायोडीजल हो, चाहे बायोगैस हो, कुछ भी हो, चाहे जल ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, इसमें जो उद्योग होते हैं उनको लगाने में तो खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन बाद में रखरखाव और इनका उपयोग में जो खर्चा है वो बहुत कम आता है। उदाहरण की बात करें तो हमने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बात देखी थी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन वगैरह आ जाते हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बायोडीजल, बायोमास, बायोगैस, इसके बाद और क्या चीजें आ जाएंगी? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरीके से यदि आपसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर पूछा जाए तो आप उसको डील कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ दोस्तों? तो जो हमारा पहला टॉपिक था जिसके अंतर्गत आपको ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का अध्ययन करना था, और उसके अंतर्गत उसका अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और उनमें अंतर का अध्ययन करना था, वह इस वीडियो के अंतर्गत हमने करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ हमने ऊर्जा की परिभाषा को जानने का प्रयास किया, ऊर्जा के प्रकारों को जानने का प्रयास किया, और साथ ही साथ ऊर्जा का स्रोतों के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है उसको भी हमने जानने का प्रयास किया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।